Friends, in the previous lecture we discussed about the 19th and 20th century prose writers, and in this lesson we are going to discuss about the Victorian poetry, the poets of Victorian age. We know very well कि with the Queen Victoria's accession on throne in 1837, this period starts और उनके जाने के साथ 1901 the period ends. Queen Victoria gave her name to this period. Friends, before that romantic literature was there, but it does not mean that कि suddenly something happened and the shift came over there, poetry totally different, everything became different over there. No. Still we find the clues of romanticism, especially in Tennyson. Friends, there was a trend that you can say, हम इस तरीके से मान सकते हैं, स्पेंसर, उसके बाद कीट्स, टेनिसन. इसको यदि हटा भी दूं तो कीट्स एंड टेनिसन. अब देखिए, during the romantic literature the most popular poet was Wordsworth, but we found the impact of John Keats on later poets, whether they were Victorian poets like Tennyson, Pre-Raphaelite Brotherhood, Gabriel Dante Rusty and other poets of that age. So it means that Keats was the poet who influenced the Victorians and Pre-Raphaelite poets. Pre-Raphaelite Brotherhood that founded in 1848. थोड़ा सा बात करते हैं विक्टोरियन जो पोइट्री रहा. अब देखिए विक्टोरियन एज किस तरीके का एज है. और हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. अब देखिए क्या है, रिफॉर्म बिल्स आ रहे हैं, ठीक है ना. रिफॉर्म बिल्स हैं, उसके साथ इंडस्ट्री है, जो कॉलोनियल एम्पायर है इनका वो बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें हो रही हैं. इट मीन्स दैट द सोसाइटी और द रेपुटेशन ऑफ ब्रिटेन coming up, but at the same time we found the people of lower class, they were suffering. ठीक है ना. इसके साथ साथ जो सफरेज है, वोट का राइट टू वोट है, वो भी आया उस टाइम पे. अब जो नीचे का जो तबका वो आज भी डेवलपमेंट से दूर है, उसके पास अभी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं. उसके साथ साथ इस सफरिंग के साथ साथ जो है रिलीजियस अप्स डाउन है. उसके साथ साथ जो मॉरल वैल्यूज हैं उनकी जगह किसने ले ली है? इंडिविजुअल अफेयर्स ने. तो इट मीन्स दैट कि in this side something is happening, other side something else is happening. So means two worlds were there, as Matthew Arnold said, wandering between the two worlds, one is dead and other powerless to be born. क्या बोला वर्ड्सवर्थ ने? wandering between two worlds, one is dead, the other powerless to be born. ठीक है. तो यहां पे कंट्रास्ट साफ दिख रहा है. और इसके साथ साथ एक पॉइंट ऐसा भी बोलता है, इन सब चीजों के होते हुए बिल्कुल अलूफमेंट में, God is
इन हिज हेवन, ये ब्राउनिंग की लाइन है। हेवन, ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। ये किसकी लाइन है? ये ब्राउनिंग की लाइन। तो इट मीन्स दैट, तो इसको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज हम बोलते हैं। इसके अलावा यूटिलिटेरियन अप्रोच, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, बेसिकली इसकी जो बात होगी वो जब नॉवेल्स डिस्कस करेंगे, स्पेशली डिकन्स का हार्ड टाइम इसका प्राइम एग्जांपल है, तब इस पे ज्यादा हम बात करेंगे। अब आर्नोल्ड जो है, ये सारी जो उथल पुथल चल रही है उस कंडीशंस में, उस एटमॉस्फेयर में, इफ समथिंग इज देयर दैट कैन सस्टेन ह्यूमंस, दैट इज पोइट्री। वो सारा का सारा जो है, ये सारी जो है एक्सपेक्टेशन सब किससे है? पोइट्री से है। पोइट्री कैन रिप्लेस द रिलीजन एंड फिलोसफी, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें जो है ये कौन बोलते हैं? आर्नोल्ड बोलते हैं। तो हम जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टेनिसन के साथ। देखिए 1850 में डेथ होती है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ वो जो पोएट लोरेट, इनकी डेथ के बाद कुछ टाइम आगे चल के जो है टेनिसन भी पोएट लोरेट बनते हैं। और टेनिसन जो है इस एज के मोस्ट फेमस पोएट हैं। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन सॉरी, और इनका लाइफ स्पैन है 1809 to 1902। टेनिसन was a great poet. Tennyson wrote lyrics, Tennyson wrote dramatic monologues, Tennyson wrote elegies, Tennyson wrote long narrative poems। और इनकी जो पोइट्री है उसमें जो कीट्सियन सेंसेशन, इमेजेस, लैंग्वा, ये सारी चीजें साफ साफ हैं, ठीक है ना। यानी कि कीट्स का इंपैक्ट इनके ऊपर साफ साफ दिखता है। अब यदि टेनिसन की बात करें, सॉरी, पहला जो उनका वर्क दैट इज इंपॉर्टेंट, पोएम्स चीफली लिरिकल, दैट पब्लिश्ड इन 1830। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है टेनिसन का वो क्या है? पोएम्स चीफली लिरिकल, पब्लिश्ड इन 1830। इसमें जो इंपॉर्टेंट पोएम है दैट इज मैरियाना। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका जो ओपनिंग लाइन है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर दैट्स अ प्ले बाय शेक्सपियर। उसकी जो लाइन है वहां से इसकी लाइन ली गई है और इसको जो है एपिग्राफ के रूप में यूज किया गया। वो लाइन भी लिख देता हूं मैं। वो लाइन क्या है? दैट इज मैरियाना इन द मोटेड ग्रेंज। This line has been used as epigraph और line has been taken from measure for measure। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी था।
इसके बाद है द लेडी ऑफ सैलेट। द लेडी ऑफ सैलेट, दैट्स इंपॉर्टेंट वर्क, और ये पब्लिश होती है 1833 में। और ये क्या है, इसमें इसकी जो इंपॉर्टेंट और खास बात है वो ये है, इसमें एपिक एंड एलिजी इसका ब्लेंड है। तो लेडी ऑफ सैलेट पब्लिश्ड इन 1833 बाय जॉन अल्फ्रेड टेनिसन। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, इंडिविजुअल सिंगल पोएम्स हैं, जिनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लोटस ईटर, ये जो पोएम है इसमें क्या है, ओडिसीज, जिसको यूलिसीज भी कहा गया है, वो जो है अपने क्या बोलेंगे उनको, जो शिप क्रू मेंबर हैं, अपने जो साथी हैं, मारिनर्स जो हैं, उनको लेके जाते हैं और उनको बताते हैं पॉइंट आउट करके, करेज ही सेड पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, पॉइंटेड टू द लैंड मीन्स दैट इज एन आइलैंड, एनकरेज उनको करते हैं और वहां पर जाते हैं। अब जब वो उस आइलैंड के ऊपर जाते हैं, वहां की खूबसूरती क्या है, देयर ऑलवेज रिमेन्स आफ्टरनून मेलनकोलिक मूड। ठीक है जी, वहां पर ये किससे मिलते हैं, लोटस ईटर्स से मिलते हैं। और ये लोग, वाई दे आर नोन एज लोटस ईटर्स, बिकॉज दे आर कैरिंग द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ लोटस एंड दे ऑफर्ड दीज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू द mariners, and when they ate these lotus they felt that as if they have, you can say, drunkard, they have, you can say, eaten the opium or hemlock, इस तरीके से, यानी कि वहां पर क्या ड्राउजीनेस है, मदमस्त हैं सारे के सारे। तो इस तरीके का प्लॉट जो है इस पोएम का रहता है, दैट इज लोटस ईटर्स। देयर ऑलवेज रिमेन आफ्टरनून, ये इनका जो है इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। अनदर ड्रामेटिक मोनोलॉग, पहले तो यही बात कर ले कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। मोनो मीन्स सिंगल, लॉग डायलॉग, इट मीन्स दैट वेयर देयर इज अ सिंगल पर्सोना who reveals the character of himself along with the other characters. But the speech is mono, means only the जो narrator है that person is speaking. We feel the presence of other characters but they are not uttering even a single dialogue. वो बोल कुछ नहीं रहे, इसी पर्सोना के थ्रू हमें बाकी के कैरेक्टर्स का पता चलता है इन अ ड्रामेटिक वे। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो खूब यूज हुई है टेनिसन में, लेकिन ये अपने पीक पर जाती है रॉबर्ट ब्राउनिंग में। अब इनका जो फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है दैट इज यूलिसिस। ठीक है ना, ओडिसी भी जिसको बोला जाता है, अभी बताया था। यूलिसिस, नाउ ही इज एन ओल्ड मैन, लेकिन ओल्ड होने के बावजूद भी ये कहता है it is quite useless to stay at home with the old wife and still he is very fond of adventurous। तो घर बैठना उचित नहीं समझता है और जो है अपने साथियों के साथ एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। एंड देयर ही मेट सो मैनी पीपल, ही सो मैनी प्लेसेस एंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस
that has been described in this dramatic monologue and titled as Ulysses। तो ये यूलिसिस है इनका जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यूलिसिस के बाद यदि बात करें एलिजिएक नोट जो है वो रहता है टेनिसन में, और एक बहुत अच्छा लिरिक है ब्रेक 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 ब्रेक। तो ये लिरिक किसका है? ये भी जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, और इसमें एलिजिएक नोट जो है वो रहता है ब्रेक 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 में। और इसके आगे है द पैलेस ऑफ आर्ट, द पैलेस ऑफ आर्ट एंड इट्स एन एलिगरी। पैलेस ऑफ आर्ट इज एन एलिगरी। अब इसमें क्या है, ओनोन जो है ये मिथिकल थीम की हैंडलिंग है इस पोएम में। तो एलिजिएक नोट इट इज ऑल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन इन एलिजिएक नोट एंड इट इज बेस्ड ऑन ओनोन्स मिथिकल थीम। तो बस यही हमने यहां से ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं टिथोनस। ये इंपॉर्टेंट पोएम है इनका। टिथोनस जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोएम इनका है। अब यहां पर क्या है कि जो टिथोनस है ये क्या है, द लेमेंट ऑफ द मोर्टल वन, और उसका क्या है दैट मेड इमोर्टल। और उसमें जो है उसको इमोर्टल तो बना दिया जाता है, लेकिन उसको बुढ़ापे से आज़ादी नहीं मिलती है। यानी कि वो जो है इमोर्टल तो हो गया है, लेकिन जो एज का इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर है। और इसमें जो गोडेस है वो उनको इमोर्टल तो बना देती है, लेकिन बुढ़ापे वाला कॉन्सेप्ट जो वहाँ रहता है, एज का इम्पैक्ट रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ये टिथोनस का है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है हमारा है लोक्सली हॉल। ये कई बार पेपर में आया है। लोक्सली हॉल किसका पोएम है? 15 लाइन स्टैंजा इसमें यूज हुआ है। लोक्सली हॉल इज ऑल्सो रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और इसके बाद यदि हम बात करें वन मोर पोएम दैट इज द मे क्वीन। द मे क्वीन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द मे क्वीन। द मे क्वीन। ये क्वेश्चन आया है कई बार, ये नोट करेंगे। द प्रिंसेस अ मैडली, ये किस बारे है? इट इज अबाउट विमेन एजुकेशन एंड देयर राइट्स। विमेन एजुकेशन एंड देयर राइट्स, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो जो द प्रिंसेस अ मेडली इट इज रिटन बाय टेनिसन, इट इज अबाउट विमेन एजुकेशन एंड देयर राइट्स। और ये जो है गिलबर्ट एंड सुलिवन, इनका जो वाक है उसकी पैरोडी है, पैराडाइज करते हैं इनके वाक को द प्रिंसेस अ मेडली टेनिसन के द्वारा जो है। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये ही इंपॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या है, दैट इज वुमन एजुकेशन। अब कुछ और जो है इनके लिरिक है दैट जैसे टीयर्स, आइडल टीयर्स, अगेन द एलिजिएक नोट इज देयर, लॉस, नोस्टैल्जिया और एलिजिएक नोट। तो ऑल दीज क्वालिटीज आर देयर इन दिस लिरिक। जो हमें
सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है वो है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो पोएम है दैट पब्लिश्ड इन 1850, इट्स एन एलिजी written on the death of ये तो क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है। इसका पूरा टाइटल भी क्या है, ऐसे करके AHH, इसका मतलब क्या, आर्थर हेनरी हेलम, डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। देखिए एक क्वेश्चन एलिजी से पक्का आता है, अडोनिस है, थीसरिस है, और वो जो है लिसिडस है, चाहे वो आपका इन मेमोरियम हो, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है और क्वेश्चन यही आता है कि ये किसकी डेथ के ऊपर है, ठीक है ना। और वो जो है वोल्ट विटमैन का है जो अब्राहम लिंकन के डेथ के ऊपर है। तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन एलिजी से हमेशा आता है और क्वेश्चन यही आता है ऑन हुज डेथ द पोएम हैज बीन रिटन। तो द आंसर वुड बी आर्थर हेनरी हेलम, एलिजी है ये, इंपॉर्टेंट पोएम है। अब देखिए इसमें एक जो लाइन आती है, काफी कोटेबल लाइन है, दैट इज नेचर रेड इन टूथ एंड क्लो। और यहां पर वो लेमेंट करते हैं ऑन द अनटाइमली डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लो। तो इसको हमने ध्यान रखना है। इन मेमोरियम बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रिंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक है द मोड, 1855। ये क्वेश्चन आया कि मोड क्या है, इट्स अ मोनोड्रामा, इट्स अ मोनोड्रामा। अब इसका थीम क्या है, यहां पर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, after the death of his father, Maud's father took his place in the state, and then what he did, he would be able to win the love of Maud, and then he killed her husband, Maud के husband को मार देता है, then went to Spain and there became mad। मतलब all these happenings are there, इस टाइप का स्टोरी मोड में है। तो मोड क्या है, इट्स अ मोनोड्रामा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड नो अबाउट द ये एक ट्रेजिक है लव अफेयर, ट्रेजिक लव अफेयर आप इसको बोल सकते हो, उसके बारे जो है ये पोएम है। एक और इनका पोएम है दैट इज डोरा। डोरा की खासियत क्या है, यहां पर जो स्टाइल है दैट इज वर्ड्सवर्थियन स्टाइल। हालांकि जो स्पीड पेस उस क्वालिटी वर्ड्सवर्थ वाली नहीं है, लेकिन उसको स्टाइल को इमिटेट करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद है इनोक गार्डन, दैट्स अ लॉन्ग पोएम, ये एक लॉन्ग पोएम है। और इसके बाद जो क्वेश्चन कई बार आया है, आइडियल्स ऑफ किंग। और यहां जो मैटर है वो कहां से है, मोर्टी डी आर्थर, मोर्टी डी आर्थर, अ रोमांस रिटन बाय टॉमस मैलरी। तो आइडियल्स ऑफ किंग टॉमस आर्थर का जो मोर्टी डी आर्थर है वहां से जो है लिया गया है। इसका इंपॉर्टेंट जो है दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ और स्मॉल पोएम्स है, छोटा इनका पोएम है। यदि उनकी आप बात करोगे तो इसमें ल्यूक्रेटिस है, ल्यूक्रेटिस के बाद जो है
द रिवेंज, ये एक बैलेड है, रिवेंज जो है एक बैलेड है। और नदन फार्मर, ठीक है, नदन फार्मर ओल्ड स्टाइल, नदन फार्मर न्यू स्टाइल, ये दोनों पोएम भी किसकी हैं, ये भी टेनिसन की हैं। द नेक्स्ट पोएट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। अभी किसकी बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। द हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, तो काफी जो है फेमस कपल ये रहा। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज टोटली डिफरेंट ऑफ दैट ऑफ फ्रॉम हिज कंटेम्परेरीज, वेदर वी टॉक अबाउट टेनिसन और आर्नोल्ड। इनका एक अपनी दुनिया है। ये किस बारे लिखते, बेसिकली लव थीम, ऑप्टिमिज्म, पेंटिंग, म्यूजिक, और जो जॉनरा है दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हालांकि ये बड़े पोइट हैं लेकिन इनके लाइफ टाइम में एलिजाबेथ इनसे ज्यादा फेमस रही हैं। काफी पोइट्री लिखा है। अब देखिए हम बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट। पोलाइन इनका पहला वाक है, पार्सेलस और सोरडेलो। दीज थ्री कलेक्शंस ये इनके जो शुरू में अपीयर होते हैं और इनका जो डेट है दैट इज 1833, 1835, 1840। और इसमें जो है पोलाइन में इनका ऑटोबायोग्राफिकल, इनका और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है उनका जो लव जो रहा अफेयर उससे काफी इसमें जो है झलक दिखती है। तो दैट्स वाई ऑटोबायोग्राफिकल टच इज देयर इन पोलाइन। दैट्स द फर्स्ट वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड वन इज पार्सेलस 1835 एंड सोरडेलो 1840। इनकी कुछ सिलेक्टेड जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो ज्यादा फेमस इनकी रही हैं। और एक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी स्ट्रैटफोर्ड, पब्लिश्ड 1837, रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये भी जो है वाक किसका है, ये भी ब्राउनिंग का है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है दैट इज पिप्पा पासेज। पिप्पा पासेज क्वेश्चन पिछली बार केवीएस में ये आया था कि ये पिप्पा कौन है इस पोएम में। पिप्पा इज अ मिल गर्ल, ठीक है। और ये इमेजिन करके वहां से जाते हुए सी इज सिंगिंग, ठीक है ना, एक सॉन्ग गाते हुए जाती है। पिप्पा पासेज सी इज अ मिल गर्ल एंड सी गोस और यू कैन से सी ट्रेवल्स थ्रू मैनी सीन्स वाइल सिंगिंग। गाते हुए काफी जो है कई सारे सीन्स आते हैं जिनको पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो पिप्पा पासेज इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन बना था हु इज पिप्पा इन पिप्पा पासेज अ पोएम बाय कोलरिज, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनिंग। उसके बाद इनके 3-4 वाक है, ड्रामेटिक लिरिक्स है, ड्रामेटिक पर्सोना है, मैन एंड वीमेन है, और एक है इनका ड्रामेटिक रोमांसेज। ड्रामेटिक रोमांसेज, ड्रामेटिक पर्सोना, मैन एंड वीमेन, और जी एक और इनका ड्रामेटिक से ही करके है, ड्रामेटिक पर्सोना, ड्रामेटिक रोमांसेज एंड ड्रामेटिक लिरिक्स। ड्रामेटिक लिरिक्स
ये सारे के सारे पोइटिकल कलेक्शन इनके हैं और इनका जो है ये 42 में है, 45 में है, 45 में है और ये मैन एंड वीमेन होता है इनका 1864, सबसे लास्ट है ये 1864। लेकिन हमें तो चाहिए कि इनकी जो इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल पोएम्स है इनमें जो छपी हैं वो है जो बेस्ट इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग है, दैट इज माय लास्ट डचेस। दिस इज द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ये क्या है soliloquy ऑफ स्पेनिश क्लोस्टर। अब इसका थीम क्या है मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। जो ड्यूक है he has a decent beautiful wife duchess। अब प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है कि she smiles at me whenever I pass her, whoever is there who doesn't get the same smile। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो औरत है she is very decent in nature and she treats each and everyone in a humanly manner। लेकिन ये तो ड्यूक है, इसके अंदर तो ईगो है, तो इसको इसी बात से दिक्कत है कि ये बाकी लोगों से भी हंस के क्यों बोलती है। जो लाइन है वो किस तरीके से है, ओह शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेन आई पास हर, हु एल्स इज देयर हु डजंट गेट दैट स्माइल, इट ग्रो देन आई गेव कमांड एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ये इसकी ओपनिंग लाइन है। अब ये किसको बता रहा है ड्यूक जो है, इसके यहाँ एक मैसेंजर आया है जो उसकी शादी की बात करने आया, सामने डचेस का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उस पोर्ट्रेट को एड्रेस करते हुए कहता है दिस इज माय लास्ट डचेस, और साथ में ये बता रहा व्हाई ही हैड किल्ड द लास्ट डचेस, द क्वालिटी ऑफ द डचेस, ठीक है ना। और वो स्टैचू जो वहां पर वो सारी चीजें उसको वन बाय वन जो पर्सोना बैठा है उसको बताता है। तो ये सबसे सुंदर इनकी और सबसे शानदार पोएम है और ये लाइन जो है बहुत बार आती है, देन इट ग्रोस आई गिव कमांड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और इनका पोएम है, दैट इज द ग्लव। लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो पेंटर्स के ऊपर इनकी पोएम है वो कौन कौन सी है। तो पेंटर्स के ऊपर 3 पोएम है, पिक्टर, इग्नोटस, फ्रा लिपोलिपि और तीसरे नंबर का है एंड्रिया डेल सार्टो। एंड्रिया डेल सार्टो, ये तीनों जो पोएम है ये पेंटर्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? पेंटर्स के ऊपर है, सॉरी, ये नोट करोगे आप। और कुछ इनकी पोएम्स हैं जो म्यूजिक के ऊपर है, जिसमें एप्ट वोगलर का नाम लिया जा सकता है, और इसके बाद 2 और पोएम है जिसमें आ टकोटा ऑफ गैलुपीज। सॉरी, आ टकोटा ऑफ गैलुपीज। तो ये जो है म्यूजिक के ऊपर जो पोएम इनकी है। और एक और पोएम है दैट इज मास्टर ह्यूज ऑफ सेक्स गोथा।
ये जो 3 पोएम्स हैं ये किसके ऊपर है? ये म्यूजिक के ऊपर है। पहली जो पोएम्स थी 3 पोएम्स वो किसके ऊपर थी? पेंटर्स के ऊपर थी। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। और एक और इनका इंपॉर्टेंट पोएम है, दैट इज रबी बेन एजरा, ग्रो ओल्ड विद मी, रबी बेन एजरा। और इसका जो अब्राहम इब्न एजरा, उससे इसका कोई रिलेशन है कि नहीं, इसके ऊपर डाउट है, ये पूरा नहीं कहा जा सकता, उसी के ऊपर है। द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट पैराडॉक्स चर्च, उसके ऊपर ये। और रस्किन ने, जॉन रस्किन ने इस पोएम को बहुत प्रेज किया है, तो इसलिए ये पोएम इंपॉर्टेंट बन जाती है। कुछ और पोएम्स हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है। ग्रामेरियन फनरल। अब जो हमने बात की थी ऑप्टिमिज्म की और लव साथ साथ, उससे रिलेटेड 1-2 पोएम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लास्ट राइड टुगेदर। उसमें जो पर्सोना है, द बिलवेड इज देयर एंड दे आर गोइंग टू अपार्ट, बट दे मीन्स जो प्रोटोगनिस्ट है, जो नरेटर है, ही इज नॉट लेमेंटिंग, नॉट वेलिंग, नॉट वीपिंग, रादर ही वॉन्ट्स टू एंजॉय दैट वेरी मोमेंट, लास्ट राइड टुगेदर। और उसके जो है राइडिंग ऑफर करता है, यानी कि उस मोमेंट पर भी वो वेलिंग नहीं कर रहा है। ही वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक, तो वो तभी भी जो उस लास्ट के मोमेंट को जीने के लिए लास्ट राइड टुगेदर, दैट्स द टाइटल ऑफ द पोएम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑप्टिमिज्म और लव दोनों इसमें हैं। इससे भी ज्यादा यदि ऑप्टिमिज्म देखना है तो पोर्फिरियाज लवर आप देख सकते हो, जिसमें क्या है, पोर्फिरिया जो तूफान से आई है, भीगी हुई है, और वहां पर एक कॉटेज में a poor man, you can say a common person who is living there, and then they fall in love, Porphyria and that person, but there is a huge distance between their status. Porphyria belongs to the upper strata and that very man who is living in forest. अब जो लव है उसका ऑप्टिमिज्म देखिए। उस लवर को लगता है कि इस अभी जो ये वर्ल्ड है उसमें उन दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। वहां पर क्या, जो गोल्ड वॉल्स है, जो वॉल ऑफ गोल्ड, यानी कि रिच और पुअर का जो गैप है वो वहां है। तो वो क्या करता है, ही कॉल्ड हिज बिलवेड देयर एंड पोर्फिरिया वाज हैविंग लॉन्ग हेयर। तब वो क्या करता है कि थ्राइस आई वुंड हर थ्रोट विद हर हेयर, 3 बार जो है उसके बालों को ऐसे लपेटता है, एंड देन आई क्या करता है, ही एंटेंगल्ड हर, उसको उसी के बालों से उसका गला घोट देता है, या आप कह लीजिए हैंग कर देता है। इन दिस होप कि दे विल मीट इन हेवन, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड ड्यू टू दिस रिचनेस एंड पॉवर्टी दे आर नॉट एबल टू मीट। तो इन दिस होप कि दे विल मीट इन द हेवन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ही किल्ड हिज ओन बिलवेड। अब इससे एक बिल्कुल ओड टाइप ये पोएम है। इसके अलावा एक और इनकी पोएम है एवलिन होप। जो एवलिन है, शी इज मियरली 16 ईयर ओल्ड आई थिंक, और जो लवर है वो इससे 3 टाइम्स ओल्डर, इतना बड़ा है, बट ही इज सो ऑप्टिमिस्टिक। उसको लगता है कि ही वुड बी एबल टू विन द फेवर ऑफ दिस गर्ल एवलिन। और हम जो पोएम में देखते हैं, क्या देखते हैं, ही इज विद द डेड बॉडी ऑफ एवलिन होप, शी हैज डाइड, और अभी उसके जो है गोद में एवलिन होप की डेड बॉडी है, और उसको लगता है, वो भी पोर्फिरिया वाली बात है, हालांकि इसमें जो है वो एवलिन होप को किल नहीं करता है, और यहां पर उसको ये उम्मीद है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली ही विल मीट एवलिन होप। तो यहां पर क्या है, ऑप्टिमिज्म प्लस लव दोनों चीजें हैं।
और वो लाइन मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। इसके अलावा जो है इनका एक आध और पोएम है, द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक, दैट इज ऑल्सो रिटन बाई क्या बोलते हैं इनको, ब्राउनिंग की बात हो रही है और ये पब्लिश होता है 1869 में। तो लास्ट राइड टुगेदर की बात हो गई, इवलिन होप की हो गई, माई लॉर्ड डचेस हो गया, प्रोफिरियाज लवर हो गया, और इम्पोर्टेंट पोएम्स इनकी हमने बात कर ही ली है। तो अभी हम नेक्स्ट पोइट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड, सन ऑफ Thomas Arnold, and Thomas Arnold was the principal of रग्बी चैपल। पोएम भी लिखते हैं आर्नोल्ड इसके ऊपर, और आर्नोल्ड खुद क्या है, एक एजुकेशन इंस्पेक्टर रहे। एजुकेशन इंस्पेक्टर, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन हुआ, जहां पर ये किसके साथ रहे, आर्थर क्लो। ये क्लो कौन है, जिनकी डेथ के ऊपर ये थीसरिस लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा इनसे लाइफ से रिलेटेड था मैथ्यू आर्नल्ड का, हमें पता होना चाहिए। मैथ्यू आर्नल्ड इज अ मोरलिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट, हैविंग ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। अब यदि आर्नल्ड की बात करें, उनकी पोइट्री की बात करें, अब देखिए एक तो इनका जो रोमांटिक जो फोक थीम्स थे उनमें बड़ा इंटरेस्ट था, रिलीजन के लिए रिलीजन और पोइट्री का कॉम्बिनेशन बताते हैं, ह्यूमन अप्रोच है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली। इनका जो पहला इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज द स्ट्रेड ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स। द स्ट्रेड ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स, and other poems, and that is the first work of मैथ्यू आर्नल्ड। ये इम्पोर्टेंट इनका है। अब देखिए इसमें एक पोएम है, इसी वर्क की बात हो रही है, मिस रीनस। मिस रीनस ये एक किंग का स्टोरी है, और इस किंग को ओरेटर से पता लगता है कि he will die after 6 years. This is the theme of this poem, Miss Cyrinus, The Strayed Traveler and Other Poems, जो इनका पहला वाक है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पोएम इनकी है। जो एलिजियक नोट है टेनिसन की तरह, वो इनमें भी खूब है, जिसमें आपको अ नाइट, फिलोमेला, ये जो पोएम है इनमें जो है एलिजियक नोट आपको साफ दिखेगा। अ नाइट, अ समर नाइट इट इज, फिलोमेला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। और एक वाक जो पेपर में पूछा गया था वो है हुज वाक सोहराब एंड रुस्तम इज। सोहराब एंड रुस्तम, तो ये किसका वाक है, ये मैथ्यू आर्नल्ड का वाक है। वेयर वी अगेन फाइंड एलिजियक नोट, मेलनकोलिक नोट। इनका जो सबसे फेमस पोएम है वो है डोवर बीच। डोवर बीच टेल्स अस the real situation of England of that time, where
वन हैंड डेवलपमेंट वॉज गोइंग ऑन द अदर हैंड पीपल वर सफरिंग। ठीक है, और अब यहाँ वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती हैं कि वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड, वन इज डेड एंड अदर पावरलेस टू बी बोर्न। और जो रिलीजियस फेथ है, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, दिस इज द कॉमन थीम ऑफ डोवर बीच। ये जो है डोवर बीच का थीम है। अब यदि पोएम को हम देखें डोवर बीच को, तो इसका जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, ही इज विद हिज वाइफ, वहां से क्या देखते हैं, नेपलस जो इंग्लैंड और फ्रांस को जो जोड़ता है, जो माउंटेन, और साथ में उसके सी है। अब वहां पे खड़े हुए नाइट है, ठीक है ना। अब वहां पे खड़ के होके जो है अपनी वाइफ को दिखाते हैं। और जो पहली लाइन है, द सी इज calm tonight, this is the very first line of Dover Beach, the sea is calm tonight, this is the very first line of the poem। और इसके बाद जो है यदि आप देखोगे तो एक लाइन आती है इसमें, और वो लाइन आपकी है जिसमें जो ये लॉस ऑफ फेथ और वो सारी चीज शायद एक लाइन से ही क्लियर हो जाती है, वो है soft with confused words, soft with confused words of struggle and fight, where the ignorant armies clashed by night, clashed by night, this is the most famous line of this poem, तो we must know about that। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन उनकी है। कहाँ से है? डोवर बीच से। ओपनिंग लाइन क्या थी? द सी इज काम टू नाइट। अब हम देखेंगे कुछ और पोएम्स उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डॉकलेज ऑफ इटना, ये भी वाक किसका है? ये भी वाक जो है मैथ्यू आर्नल्ड का है, और ये पब्लिश होता है 1833 में। और इसका बोडलर डैड एक पोएम है, इसी में है। ये बेस्ड ऑन नॉर्स मिथोलॉजी, दैट्स द पोएम बेस्ड ऑन नॉर्स मिथोलॉजी। और ट्रिस्ट्रैम इजोल्ट, इसमें जो ट्रिस्ट्रैम है वो जो इजोल्ट ऑफ आयरलैंड है उसकी बजाय इजोल्ट ऑफ वाइट से मैरिज करता है। दैट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। ये भी इंपॉर्टेंट पोएम इनकी है, और इसमें भी एलिजियक नोट साफ साफ है। इसके बाद फोरसेकन मोमेन, इसमें क्या है? जो मोमेन्स वाइफ है, शी वेंट टू सी टू प्रोमिस हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कि शी विल बी बैक, बट शी नेवर कम्स बैक, शी नेवर कम्स बैक, शी वेंट देयर, प्रे फॉर द सोल। तो इन दिस वे दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम
फोसेकन मामन, जो कि पब्लिश होती है 1849 में। उसके बाद है पोएम्स सेकंड सीरीज, इसके 2-3 एडिशन आते हैं। मैरक 1588 में, 1858, और न्यू पोएम्स, इनके कई सारे एडिशन इस तरह से आते हैं, न्यू पोएम्स करके। तो अब जो लाइन है वो वॉन्डरिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, वन इज डेड अदर इज पावरलेस टू बी बोर्न, वो कहाँ से है? ग्रैंड जो है आपके ग्रैंड चार्ट्र्यूज, वहाँ से है। अब जो पोएम कई बार पूछा जाता है, दैट इज रग्बी चैपल। रग्बी चैपल रिटन ऑन हिज फादर, हालांकि इनके फादर की डेथ के काफ़ी टाइम के बाद ये पोएम लिखी थी। क्यों? बिकॉज द फादर टॉमस आर्नोल्ड वॉज द प्रिंसिपल ऑफ रग्बी चैपल। तो ये सिर्फ इसीलिए पूछी जाती है, इनके जो फादर वाला एसोसिएशन पोएम से है, वही क्वेश्चन बनता है रग्बी चैपल का, दैट इज इम्पोर्टेंट। डोवर बीच की बात हमने कर ली। दूसरा इनका इम्पोर्टेंट पोएम है, दैट इज द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी, और इसमें जो स्कॉलर जिप्सी है वो खुद आर्नोल्ड नजर आते हैं। स्कॉलर जिप्सी का जो थीम है, इट इज बेस्ड ऑन अ 17th सेंचुरी स्कॉलर ऑफ ऑक्सफोर्ड who joined जिप्सीज, और फिर लोग उसको देखते हैं, अभी भी उसकी आवाज़ सुनते हैं। इस तरीके का थीम जो है वो स्कॉलर जिप्सी का है। ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पोएम है, ये बहुत बार पूछी जाती है। इसके बाद हम यदि बात करें तो वो बात करेंगे थीसरिस की। इट्स एन एलिजी written on the death of Arthur Hugh Clow। क्वेश्चन बस यही बनता है, नंबर 1 तो थीसिस क्या है? इट्स एन एलिजी बाय मैथ्यू आर्नल्ड, किसकी डेथ के ऊपर लिखा गया है? और उसमें हमारा आंसर रहेगा आर्थर ह्यू क्लो। आर्थर ह्यू क्लो जो कि 1861 में इनकी डेथ हुई थी, ये इनके फेलो फ्रेंड थे आर्नोल्ड के। और जो स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है उसमें जो मेजर जो थीम है, जो सिंबल्स हैं, वो इन दोनों ने डिस्कस करके ही था। तो आर्थर ह्यू क्लो वो अच्छे से स्कॉलर जिप्सी के बारे जानते थे, क्योंकि वो स्कॉलर जिप्सी जो है इससे काफ़ी पहले लिख लिया गया था। और तब इनकी डेथ जब होती है तो 1861 में ये लिखते हैं पोएम थीसरिस आर्नोल्ड। आर्थर ह्यू क्लो वॉज हिमसेल्फ अ पोएट, विक्टोरियन पोएट ही वॉज। वो खुद भी जो है पोएट थे, बट ही वॉज अ माइनर पोएट। क्यों? क्योंकि उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे मैथ्यू आर्नल्ड, जो बड़े पोएट थे तीनों, वो हमने कवर कर लिए हैं।